नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि अब झारखंड में भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर एक समृद्ध, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। शिवराज ने कहा कि मैं आभारी हूँ झारखंड की जनता का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अद्भुत स्नेह और प्यार दिया है। बस मन में यह भाव है कि पीएम के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में झारखंड बढ़े और प्रगति करे। यह अमीर धरती है, यहाँ से गरीब पूरी तरीके से गरीबी मिटाई जा सकती है। मैं झारखंड अंतरात्मा से जुड़ गया हूँ। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी झारखंड की जनता की जो सेवा हो सकेगी करने का प्रयत्न करेंगे। इस अद्भुत प्रेम के लिए जनता को बारंबार प्रणाम, जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होते ही एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। कई संस्थाओं द्वारा दिखाए जा रहे एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा उत्साहित है। इसको लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया भी दी है। एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना जताए जाने से उत्साहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब झारखंड से हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भाजपा एनडीए की सरकार आ रही है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बरहेट में भी अगर बीजेपी जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रशासन को भी निश्चित रूप से बधाई देता हूं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से बार बार जो शिकायतें आई उससे लगा कि मुख्यमंत्री डरे और सहमे हुए हैं। बरहेट का रिजल्ट चौंकाने वाला आएगा। बरहेट में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता काफी कम हुई है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उनके जो पहले प्रभारी रहे हैं वे जेल में बंद रहे हैं। उनके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला है। वहां पर अवैध खनन करवाए हैं। ऐसे व्यक्ति वहां घूम घूम कर चुनाव के दिन में पैसे बांट रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। AK-47 वाले राइफलधारी गार्ड को लेकर के पैसे घूम रहे हैं, जबकि चुनाव के दिन क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति वहां घूम नहीं सकते हैं। यह पूरी तरह से निषेध है। सबको पता है कि वहां से बार बार से शिकायतें आ रही हैं। इस अवसर पर मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। मजबूत सरकार और विकसित झारखंड बनाने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा के कई राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 विशाल सभा के साथ एक रोड शो भी हुआ। झारखंड जैसे छोटे राज्य में देश के प्रधानमंत्री अगर इतना समय दे रहे हैं तो यह राजनीतिक रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने और झारखंड के लोगों के प्रति उनके प्यार और रिश्ते को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई नेताओं की सभा झारखंड में हुई, जो एक लंबी फेहरिस्त है। झारखंड के चुनाव प्रभारी और भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी कई सभाएं की। झारखंड के कार्यकर्ताओं ने भी नेताओं के साथ खूब मेहनत की। बाबूलाल मरांडी ने इन सभी का आभार व्यक्त किया। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह करीब 5 बजे कोलकाता से पटना जा रही एक सवारी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में 7 लोगों की दुखद मौत हो गई है, साथ ही 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 14 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची भेजा गया है। कई घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने इस दुर्घटना में मृतकों और घायलों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस दुर्घटना में हताहत हुए लोगों को आवश्यक सहयोग और बेहतर इलाज के लिए तत्काल चिकित्सकों को निर्देशित किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में राजमिस्त्री और कुशल श्रमिक के परिजनों को उचित मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिसूचना के मद्देनजर मृतक की आय का मूल्यांकन अर्धकुशल श्रमिक के रूप में किया गया था,
झारखंड सरकार ने वर्ष 2019 के दौरान अर्धकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 7,008 रुपए 14 पैसा प्रति माह निर्धारित की है और कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 9,238 रुपए मासिक निर्धारित की गई है। मृतक राजमिस्त्री था और न्यायाधिकरण द्वारा राजमिस्त्री को अर्धकुशल श्रमिक मानना गलत है। दरअसल वर्ष 2019 में एक मोटर दुर्घटना में 35 वर्षीय व्यक्ति की लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई है। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता हैं, जिन्होंने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें मुआवजे के रूप में 30,500,000 रुपए की मांग की गई। मृतक एक राजमिस्त्री था और वह 15,000 रुपए प्रति महीने के कमाता था। हालांकि ट्रिब्यूनल ने माना कि मृतक एक राजमिस्त्री था, लेकिन उनकी आय का मूल्यांकन 1 अक्टूबर 2019 से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से प्रभावी झारखंड न्यूनतम वेतन अधिसूचना के मद्देनजर अर्धकुशल श्रमिक के रूप में किया गया था और मुआवजे के रूप में 14,81,200 रुपए देने का आदेश दिया गया था। मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए मृतक के परिजनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मुआवजा राशि 18,62,400 रुपए करने का आदेश पारित किया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुभाष चंद की बेंच में हुई। बात करते हैं बिहार की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर हॉकी स्टेडियम में चीन को 1-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल का एकमात्र और निर्णायक गोल दीपिका ने किया, जिससे भारत ने अपने खिताब बचाने में सफलता हासिल की है। हॉकी इंडिया ने टीम को इस शानदार जीत पर खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए प्रति सदस्य का इनाम देने की घोषणा की। साथ ही एशियन हॉकी फेडरेशन ने पहली बार पोडियम फिनिश करने वाली टीमों के लिए नगद इनाम घोषित किया है। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए बड़ी नकद पुरस्कार राशि की घोषणा की है। टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जो राजगीर हॉकी स्टेडियम में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना है। इसके साथ ही मुख्य कोच हरेंद्र सिंह को भी 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया, जबकि सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारतीय महिला हॉकी टीम की कड़ी मेहनत, अनुशासन और देश के लिए गौरव हासिल करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिहार राज्य की इस पहल ने राज्य और देश में खेलों को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक पार्टी की रीति और नीति से संतुष्ट नहीं हैं, जिसके लिए उन्हें बार बार कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं जिसके चलते मोहन सरकार पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। हालांकि सूबे के मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित पार्टी प्रमुख विष्णु दत्त शर्मा द्वारा बगावत का रुख अपना रहे इन विधायकों को भोपाल भी तलब किया गया, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए बगावत का बिगुल फूंकने वाले इन विधायकों के तेवर नरम नहीं हुए। पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही विधायकों की श्रेणी में शुमार हो चुके भारतीय जनता पार्टी के मऊगंज क्षेत्र से विधायक प्रदीप पटेल अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे कारनामे करते चले जा रहे हैं जो पार्टी सहित प्रदेश सरकार के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। मऊगंज क्षेत्र के महादेवन मंदिर में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए जेसीबी लेकर खुद पहुंचे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को पुलिस और प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर सहित सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रीवा के सामुदायिक केंद्र में विगत 24 घंटे से रखा है। भाजपा विधायक का यह बयान है कि यहां से जाने के बाद वह सीधे महादेवन मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे और वहां से खुद अतिक्रमण हटाने का आगाज करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सहित मोहन सरकार के माथे पर बल पड़ गए हैं। मोहन सरकार ने बुधवार शाम को जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल को विधायक प्रदीप पटेल से मिलने भेजा, जहां बंद कमरे में प्रभारी मंत्री और विधायक की 3 घंटे तक चर्चा हुई। हालांकि चर्चा के बाद निष्कर्ष क्या निकला और डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा विधायक को क्या दिशा निर्देश दिए, इस बारे में विधायक और प्रभारी मंत्री दोनों ही गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए।
बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में राज्य के विकास, सुरक्षा और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे अभियानों और सुरक्षा बलों की कार्यवाही की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। गृह मंत्री ने इन प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। सुरक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले 11 महीने में लगभग 200 नक्सली मारे गए हैं, वहीं 700 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प की दिशा में हमारी सरकार कदम बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास के संबंध में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने पर अपनी सहमति जताई है। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो हब विकसित करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी और रायपुर एयरपोर्ट से पटना और रांची के लिए भी हवाई सेवा शुरू करने की सहमति मिली है। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा की बड़ी संभावनाएं हैं। इस कदम से राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी उड़ानों की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन मार्गों पर यात्री ट्रैफिक काफी अच्छा है, जिससे ये सेवाएं व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित होंगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। सीएम साय ने राज्य में वर्तमान में कोई बड़ा कार्गो सुविधा केंद्र नहीं होने की जानकारी देते हुए रायपुर के एयरपोर्ट को एक केंद्रीय कार्गो हब में विकसित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस प्रस्ताव पर जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर एयरपोर्ट को रायपुर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानों की शुरुआत की भी मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और खनिज संपदा को देखते हुए नई उड़ान सेवा शुरू करने से लोगों को काफी लाभ होगा, जिस पर भी केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने जगदलपुर और बिलासपुर एयरपोर्ट पर आरसीएस उड़ानों के लिए वित्तीय सहायता को बहाल करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि इन रूट्स पर कनेक्टिविटी बढ़ाने से क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस वक्त बस्तर ओलंपिक्स चल रहा है। इसमें 1,65,000 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। बस्तर ओलंपिक को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इसके समापन समारोह के लिए केंद्रीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट्स को टैक्स फ्री किए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य के द्वारा वसूले जा रहे टैक्स की राशि पर राज्य की जनता का अधिकार होता है। राज्य सरकारें इतिहास के घटनाक्रम, राजनैतिक, सामाजिक संदेश देने वाली पिक्चरों को टैक्स में छूट देती रही है। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म में टैक्स छूट देने का कारण क्या है? सरकार स्पष्ट करे। साबरमती पिक्चर को टैक्स का छूट देकर भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाने का काम किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि टैक्स का पैसे से राज्य का विकास होता है। टैक्स पर राज्य की जनता का अधिकार है। किसी भी नेता विशेष की छवि चमकाने के लिए किसी पिक्चर में टैक्स छूट दिए जाना गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा की साय सरकार ने चाटुकारिता में बिना किसी आधार के द साबरमती रिपोर्ट्स को टैक्स फ्री किया है, जो गलत है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि फिल्म बनाकर या एक फिल्म की पटकथा अपनी सुविधा के अनुसार लिखवाकर इतिहास की सच्चाई नहीं झुटलाई जा सकती। साबरमती फिल्म गुजरात के गोधरा कांड को आधार बनाकर बनाने का दावा किया जा रहा है। सारा देश जानता है कि गोधरा में क्या हुआ था, गोधरा के गुनाहगार कौन है और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसको राजधन का पाठ पढ़ाया था। खुद ही एसआईटी बनाना, खुद ही क्लोजर रिपोर्ट लगवाकर अपने आप को क्लीन चिट देना, अब फिल्म बनाकर खुद को पाक साफ बताने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी ने लखनऊ के प्लासियो मॉल के सिनेमा हॉल में फिल्म साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे। सीएम योगी के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खरकवाल, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन के अधिकारियों ने भी फिल्म देखी। इस मौके पर फिल्म के मुख्य अभिनेता विक्रांत मैसी और फिल्म यूनिट से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने कहा कि मैं द साबरमती रिपोर्ट की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए वास्तविक सत्य को देश की जनता को फिल्म के माध्यम से बाहर लाने का प्रयास किया है। हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखना चाहिए और सत्य के नजदीक जाने का प्रयास करना चाहिए। उन चेहरों को जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उनका पर्दाफाश करने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार के साहसिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लोग इस सत्य को अधिक से अधिक देखें। इस दृष्टि से राज्य सरकार की ओर से हम इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे। यूपी कांग्रेस ने फिल्म साबरमती रिपोर्ट्स का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि साबरमती फिल्म तथ्यों से खिलवाड़ है। भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश के युवाओं, किसानों, आम आदमी के वर्तमान और भविष्य की चिंता न कर सिर्फ तथ्यों को तोड़ मोड़ कर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रही है। जनता ने तो भाजपा को इसलिए चुना था कि वह बेरोजगारी दूर करेगी, अपराध कम करेगी, भ्रष्टाचार कम करेगी, लेकिन भाजपा जनता से जुड़े मुद्दों पर फेल हो चुकी है। थानों, तहसीलों में भ्रष्टाचार जमकर बढ़ गया है। 19 पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो गए हैं। दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। इसलिए तथ्यों पर गुमराह कर समाज में विद्वेष फैलाकर जनता के मुद्दों से ध्यान हटाना और भटकाना चाहती है। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुए उपचुनाव के बाद सभी को 23 नवंबर का इंतजार है, जिस दिन नतीजों का ऐलान होगा। एपीएन न्यूज ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दावा किया कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी कमल खिलेगा। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिल्म द साबरमती एक्सप्रेस देखने पर भी प्रतिक्रिया दी। विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सबको 23 नवंबर का इंतजार है, जिस दिन नतीजों का ऐलान होगा। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद हैं। कपिल देव जी, पूरा कैंपेन आपने देखा है, हर जगह आपने कैंपेन किया है, क्या लग रहा है आपको कि 23 तारीख को क्या नतीजे आने वाले हैं? देखो, 23 तारीख को 2 प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उसके अलावा उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से 9 विधानसभा सीटें जिनमें चुनाव का परिणाम आना है। तो उत्तर प्रदेश के लिए हम आश्वस्त हैं, जितना हमारा कार्यकर्ताओं ने इतना सुंदर काम किया है, परिश्रम किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका अपना कर्तृत्व, काम करने का ढंग और जनता में उनकी लोकप्रियता, तो हमको लगता है कि बहुत शानदार परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर। उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज होता है कमोवेश कम ही रहता है जो आम चुनाव के मुकाबले, लेकिन कल जो वोटिंग परसेंटेज है 6 बजे तक की रिपोर्ट की बात करें तो 50% के आसपास ही रहा है। अच्छा पोलिंग हुआ, केवल गाजियाबाद को छोड़ करके सभी जगह अच्छा पोलिंग हुआ है, उत्साहजनक लोगों ने वोटिंग किया है। मुख्यमंत्री कार्यशैली के प्रति भी योगी आदित्यनाथ जी का भी लोकप्रियता लगातार देश में, और जिस प्रकार के नारे अखिलेश यादव जी लगातार कहते रहे कि नहीं, बुर्का नहीं हटना चाहिए। अब ये बातें ऐसी हैं, बुर्का पहनना उनका एक धार्मिक या संवैधानिक अधिकार है, पर निर्वाचन आयोग जब कोई मतदाता होता है उसकी फोटो पहचान पत्र इसलिए होती है ताकि वो अपनी फोटो दिखा करके, पहचान दिखा करके तब वो वोटर दिए। इसमें समाजवादी पार्टी क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन उसको लेकर के दिन भर हंगामा चलता रहा,
लोगों को उकसाने का काम चलता रहा, लोग दिग्भ्रमित करने का काम चलता रहा। ये समाजवादी पार्टी के लोग मुस्लिम समाज के लोगों को, महिलाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके जो अधिकार है उससे वंचित कर रहे हैं। तो मुझको लगता है उसके कारण से भी अखिलेश यादव जी के प्रति नाराजगी लोगों में रही, और जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार मतों से अधिकांश सीटें जीत रही है। एक अंतिम प्रश्न, आज मुख्यमंत्री चुनाव संपन्न हो चुका है, आज रिलैक्स के मूड में है, द साबरमती एक्सप्रेस फिल्म देखने गए जो गोधरा कांड के ऊपर बनी है। गोधरा कांड को लेकर तमाम तरह की चीज़ें सबके सामने आई और ये कहा गया कि सच्चाई हालांकि लोगों तक नहीं पहुंच पाई जो सच्चाई होनी चाहिए थी, और ये सच्चाई फिल्म में दिखाई गई। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि मुख्यमंत्री जी उस पिक्चर को देखने गए हैं, निश्चित रूप से आप थोड़ा रिलैक्स है। बहुत मेहनत मुख्यमंत्री ने झारखंड में और महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में की है, तो कई भी परिवार का अभाव भी होता है, तो परिवार के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ वो पिक्चर देखने गए हैं, उससे प्रेरणा मिलेगी और उस टिकट को मतलब पिक्चर देखने के बाद अन्य लोग भी वो पिक्चर देख पाएंगे। निश्चित रूप से अच्छी पिक्चर है और मुख्यमंत्री को बधाई इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कपिल देवराल जो कौशल विकास मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, जिनका ये कहना है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहा है, बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार अगस्त में हुई सिपाही भर्ती परीक्षा में बैठे थे, वे अब उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए करीब 32 लाख उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट का इंतजार था, जो गुरुवार को खत्म हो गया है। प्राप्तांक की श्रेष्ठता के आधार पर निर्धारित पदों के सापेक्ष लगभग 2.5 गुना अधिक यानी कुल 1,74,316 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। यह चयनित अभ्यर्थी अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होगी। अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होगा। वहीं शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह में होगी। यूपी कांस्टेबल लिखित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला चरण 23-24 और 25 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था और दूसरा चरण 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था। सभी परीक्षा दिवसों पर परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।